Hello student, my name is Anuithin and today we are going to start the new topic of the chapter motion in a plane and that topic is projectile motion. Projectile motion क्या होता है इसके ऊपर आज अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए थे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल पोर्शन, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल पोर्शन किया था, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दिए थे मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है, अपने डेली लाइफ के अंदर भी किया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है ना, मान लो ये मेरे पास मार्कर है, चौक तो नहीं है, मार्कर है। तो इस मार्कर को जब मैं थ्रो करूँगा तो इसका जो मोशन रहेगा टू डायमेंशनल मोशन रहेगा। देखो इस चैप्टर की जब अपन ने शुरुआत करी थी तो शुरुआत के अंदर बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो जो टॉपिक हैं अपने 2D के से रिलेटेड हैं। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो आज आप डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट एक और टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन के बारे में। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप इस वे के अंदर, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो वो इस वे के अंदर जाएगा, इस वे में जाएगा और यहाँ पर इस वे के उसका जो ये पाथ बनेगा तो उसके अंदर देखो मैंने अभी बोला कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशन का मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो यहाँ पर उसकी एक्स के कोरस्पॉन्ड भी कुछ वैल्यू होगी और वाई के कोरस्पॉन्ड भी कुछ वैल्यू होगी, है ना। इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा तो एक्स के अलोंग भी वैल्यू होगी और वाई के अलोंग भी वैल्यू होगी। तो वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहा है एज वेल एज वो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहा है। तो दोनों एक्सिस के क्रॉस अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशन मोशन होगा। समझ में आई ये बात। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं मोशन इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव प्लेन में करेगा तो ऑब्वियसली है कि वो क्या होगा, उसका टू डायमेंशन मोशन होगा। ठीक है, अब रही बात प्रोजेक्टाइल होता क्या, तो मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी लिखी और समझाता भी हूँ मैं आपको। प्रोजेक्टाइल बोलते किसको है, जो ऑब्जेक्ट मैं थ्रो करूँगा, तो मार्कर को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ तो मार्कर को क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्टाइल। समझिए, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। और ये मूव क्यों करता है, देखो आपने यहाँ से वेलोसिटी, मैंने यहाँ से थ्रो किया, वेलोसिटी मैंने इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। अब ये इस वे के अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे नहीं गिर जाएगा। तो ये किसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है और ऐसे फिर आ रहा है, तो ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो ये शेप बन रही है ये कर्व शेप बनती जा रही है। उसका जो मोशन था सीधा जाने की बजाय, ऐसे स्ट्रेट जाने की बजाय, वो उसका मोशन कैसा बनता जा रहा है, कर्व शेप बनता जा रहा है। और ये कर्व शेप किस वजह से बन रही है, ग्रेविटी की वजह से बन रही है। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है ये। समझ में आई ये बात। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक दो बातें और ध्यान में रखनी है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि चलो पहले डेफिनेशन के ऊपर आप बात करते हैं, फिर आगे आप डिटेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, व्हेन ए बॉडी, बॉडी मतलब प्रोजेक्टाइल, ठीक है, थ्रो इनटू स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मैंने स्पेस के अंदर थ्रो किया कुछ वेलोसिटी के साथ, तो क्या हुआ, मूव देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वो किस वजह से मूव कर रही है, किसके इफेक्ट से उसका जो पाथ बन रहा है वो इस तरह से कर्व्ड पाथ बन रहा है, तो ये ग्रेविटी की वजह से बन रहा है। गॉट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटे, एग्जाम्पल है, जैसे इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसके अंदर बहुत एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में 2D के। जैसे एक प्लेयर, कोई भी प्लेयर होता है, एथलीट है, वो जेवलिन थ्रो कर रहा है, तो जेवलिन कैसे थ्रो करता है, वो ऐसे थ्रो करता है, जेवलिन ऐसे सीधी जाती है और बाद में उसका जो पाथ होता है जैसे इस वे के अंदर, है ना, जेवलिन को अगर वो डायरेक्ट ऐसे थ्रो करेगा तो पहले वो सीधी जाएगी फिर ऐसे गिरना शुरू हो जाएगी।
तो ये जो उसका पाथ बना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो कैसा बन रहा है? पैराबोलिक पाथ बन रहा है। ठीक है, तो इस मोशन को आप क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। बुलेट पे आप फायर करें, गन से बुलेट फायर करें, पहले सीधी जाएगी, फिर ऐसे जाएगी ना, ऐसे तो नहीं है कि पहले सीधी जाएगी और अचानक ऐसे गिर जाएगी, ऐसे तो नहीं होता है। तो कैसे गिरती है? इस वे के अंदर। आई बात समझ में? तो ये जो इफेक्ट है ये किसकी वजह से? मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से। एरोप्लेन से किसी चीज को थ्रो करते हैं नीचे की तरफ, तो उसका क्या रहेगा? मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। जो अपने फाइटर जेट्स होते हैं, उन्होंने मिसाइल को किसी टारगेट के ऊपर, ओसामा बिन लादेन के ऊपर, है ना, टारगेट को, अपने टारगेट को क्या करना है? हिट करना है। ठीक है, तो कैसे करेगा हिट वो? तो इस वे के अंदर वो ऑलरेडी वहाँ पर एंगल सेट कर दें, ताकि वो जब जिस पॉइंट से थ्रो करें तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर जा सके। ऐसे आर्चरी प्लेयर भी होते हैं, आर्चरी प्लेयर भी अपना जो टारगेट सेट करते हैं वो गोल से थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो सामने टारगेट होता है वहाँ पर सेट नहीं करते हैं, वो अपने टारगेट से थोड़ा ऊपर निशाना रखते हैं, ताकि जब वो एरो जाएगा तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होगा। समझ में आई ये बात? तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे लग पाएगा। तो इस टाइप का जो मोशन होगा दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। क्लास के अंदर मैंने जिक्र किया था, एक कुत्ते को चप्पल मारते हैं, है ना, घूमती हुई ऐसे जाती है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है वो भी, है ना। तो अच्छा पापा बात करते हैं, इसके अंदर कुछ अजम्पशंस होती हैं। आप मान के चलते हो कि जब आप किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हो तो वहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस, इसके अंदर अजम्पशंस हैं कि एयर रेजिस्टेंस को अपन नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, आप जेवलिन को थ्रो कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो जितना भी आगे आप डेरिवेशन करने वाले हैं ये अज्यूम करके चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलेंगे एयर रेजिस्टेंस को। और इससे रिलेटेड मैंने एक दो पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल हैव टू इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं। जब भी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाएगा तो उसके दो मोशन बनते हैं, एक मोशन हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस, एक मोशन वर्टिकली होगा। समझ गए? दो मोशन बने, कौन से? फर्स्ट है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जैसे ये जा रहा है ना हॉरिजॉन्टली कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है। उसी टाइम पे मोशन अंडर वर्टिकल डायरेक्शन भी जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ रहा है, ये मोशन अंडर वर्टिकल डायरेक्शन भी हो रहा है। समझ में आई बात? और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। देखो मैंने इसको, मेरे पास मार्कर है, तो मैं मार्कर को जब ये नीचे की तरफ थ्रो करूंगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। और ये कितनी एक्सेलरेशन होगी? ये एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। समझ गए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो ये बात मैंने लिखी भी हुई है कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आती है जो इक्वल होती है किसके? जी की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो इस वे के अंदर जो पाथ बनता है। ठीक है, अभी आगे मैं और भी पॉइंट बताने वाला हूं जो अपने को बताएंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिए राइट? ठीक है। अच्छा, एक और भी रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये ऑलवेज पैराबोलिक पाथ बनाते हैं। मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। ठीक है, हाँ जी, तो ये एक और पॉइंट नोट करना, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज, हाँ जी, क्रिएट पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आगे आप बात करते हैं इसके ऊपर, पैराबोलिक पाथ होता क्या है, कैसे प्रूव करेंगे कि उसका पैराबोलिक पाथ है, और पैराबोलिक क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मैथ के अंदर आपने करोगे, मैथ के अंदर +1 की क्लास है, +1 में आई थिंक पैराबोला का कॉन्सेप्ट है आपके मैथ्स के अंदर, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, और मेडिकल के स्टूडेंट को मैं हूँ बताने के लिए, है ना। तो एक बार मैं इसको रेज कर रहा हूँ, 1 बाय 1 इन दोनों कॉन्सेप्ट को करना है अपने को।
मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेकंड कॉन्सेप्ट है मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए बेटे आप, मोशन अंडर कौन से, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो हेडिंग बना रहा हूं मैं नंबर 1। ठीक है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब कॉन्सेप्ट को समझना सारे को। अब यहां से कहानी मेन शुरू होती है, डेरिवेशन सारी, और इसके ऊपर आपको एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर बहुत चांस रहेगा इस क्वेश्चन को आने का। और एग्जाम के अंदर, सीबीएसई के एग्जाम के अंदर मोस्टली इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। ठीक है, इसके अंदर 3-4 टर्म्स आएंगी जिनकी अपने को वैल्यू पता करनी है, और न्यूमेरिकल पोर्शन तभी क्लियर होता है जब थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो। ठीक है, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको समझना। ये सपोज मेरे पास कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट सपोज कर ली मैंने h है। ठीक है, और ये अपनी x एक्सिस है, और ये क्या होगी, y एक्सिस के लॉन्ग हाइट होती है। ठीक है, समझ गए। अब मैं इस बिल्डिंग से किसी वेलोसिटी को, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट को इस वे के अंदर थ्रो करता हूं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करता हूं, थ्रो करता हूं विद वेलोसिटी u। ठीक है, जब मैं इसको इस वे के अंदर u वेलोसिटी के साथ थ्रो करूंगा तो क्या होगा, थोड़ी देर तो ये सीधी जाएगी, उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये ऐसे नीचे जाना शुरू कर देगी इस वे के अंदर। समझ गए, इस वे के अंदर जाना शुरू कर देगी और फाइनली यहां ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो ये पाथ बन रहा है, ये वाला पाथ, ठीक है, इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये वर्ड ध्यान रखना, क्या ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री उस पाथ को बोलते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है, दैट पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द पाथ along which projectile cover its distance, उस पाथ को आप क्या बोलते हो, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रेजेक्ट्री, उसका जो पाथ बना है वो किस शेप के अंदर बना है। देखने से तो पता चल रहा है कि वो पैराबोला की शेप है। अब पैराबोला देखो, एक चीज़ को ना यहाँ पर श्योर करना होता है कि जितने भी, मैंने पॉइंट लिखवाया भी था कि जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं हमेशा उनका पैराबोलिक पाथ बनता है। अगर उनका पैराबोलिक पाथ नहीं बनता तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। समझ गए। तो इससे पहले सारी डेरिवेशन को करने से पहले अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है, तभी जाके आगे मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और सारी उसकी डेरिवेशंस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंफर्म करना है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कंफर्म होता है उसके पैराबोलिक पाथ से। ठीक है, और पैराबोलिक पाथ कैसे होता है, देखो यहाँ पर एक इक्वेशन होती है। अगर आप देखो ax² + bx + c = 0 लिख देते हो तो अपने को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर अपने पास इक्वेशन जो होती है y = ax² + bx + c = 0 अपन नहीं लिखते हैं तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। y = ax² + bx + c इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर इसको, इसका जो ये ट्रेजेक्ट्री है अगर इस इक्वेशन की फॉर्म में अपन निकाल दें तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो कौन सा मोशन के अंदर जा रहा है, वो प्रोजेक्टाइल, हाँ जी, पैराबोलिक मोशन हो रहा है उसका। समझ गए, पैराबोलिक पाथ के अंदर वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन। तो सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद वो इस पी पॉइंट पे पहुंच गया प्रोजेक्टाइल। एक एक पॉइंट को समझते जाना। ठीक है, क्या बोलते हैं, आफ्टर टाइम टी
द प्रोजेक्टाइल reaches at point P। अब P पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसके दो कंपोनेंट बन गए, है ना, x के अलोंग भी और y के अलोंग भी, कि x एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला x एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये वाला उसका क्या हो गया, y एक्सिस के अलोंग हो गया, सॉरी ये y एक्सिस के अलोंग हो गया, ये x एक्सिस के अलोंग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये अपने को कैलकुलेट करना है। समझ गए? अच्छा, तो अपन कहते हैं अलोंग x एक्सिस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टी टाइम, तो डिस्टेंस मतलब x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, x एक्सिस के अलोंग उसकी स्पीड कितनी थी, अपन ने अभी स्टार्टिंग में अज्यूम करके चलें कि लेट उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस वो कितनी है, u है। ठीक है, तो इस बात को अपन लिख भी लेंगे, लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी, या आप बोल दें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग horizontal direction is u। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, u, टाइम कितना था यहाँ पर t, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ut। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t इज इक्वल टू आ गया x बाय u, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। समझ में आई? ये तो अपन ने उसका पाथ निकाल दिया कि उसने अलोंग x एक्सिस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, अब आप y एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, तो ये प्लीज़ एक बार राइट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर से थोड़ा। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग उसकी ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। ठीक है, पाथ क्या रहेगा, कितना ट्रेवल किया उसने, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या फॉर्मूला है बेटे सेकंड इक्वेशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है अंडर ग्रेविटी हो रही है, तो a को कन्वर्ट कर दें किसके साथ, g के साथ। ठीक है, तो s की वैल्यू अपने पास कौन सी है, y एक्सिस के लॉन्ग लेनी है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, y एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं अपन। ठीक है, जनरल y बोल देते हैं यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू, अब y एक्सिस के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि ये जो अपन ने वेलोसिटी ली है इनिशियल वेलोसिटी u, ये अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो 0 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बन जाना है, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, हाँ जी, y इज इक्वल टू हाफ, ये तो 0 ही हो गया, हाफ जी, और t की वैल्यू अपने पास कितनी है, t की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, t की वैल्यू कितनी थी, x बाय u, तो t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x बाय u, और t स्क्वेयर था तो इसका क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया, तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या बन गया, 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाय u स्क्वेयर। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1/2 जी अपॉन में u स्क्वेयर इंटू में x स्क्वेयर, इस वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो अपने पास इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू हाँ जी y इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ये कैसी इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वेयर की फॉर्म के अंदर। तो ये इक्वेशन प्रूव कर देती है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, दिस इक्वेशन शोज दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल is parabolic. The path of the projectile is parabolic. क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा चलो ये तो अपने प्रूव कर दिया कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है।
ठीक है। और अपन ने पैराबोला की इक्वेशन भी बनानी थी, वो भी अपन ने प्रूव कर दी, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2-3 टर्म्स आपको सीखनी है, पता भी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म आती है यहाँ पर जिसको बोला जाता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे अब पहले ट्रेजेक्ट्री आपने कैलकुलेट की है, अब सेकंड आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट उस टाइम को बोलते हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, मान लो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओ पॉइंट बोल देता हूँ, ओ पॉइंट से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन, ए नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, कि ओ से लेके ए तक आने में उस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, हाँ जी, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब ओ से लेके ए तक का जितना भी उसको टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, ये चीजें बेटे राइट कर लो, मैं इरेज करने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अच्छा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, तो अपने को पता है बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां पर जो टाइम है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट। और s इज द हाइट, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितनी सपोज करी थी, h डिस्प्लेसमेंट, h हाइट से वो थ्रो कर रहा है, तो s की वैल्यू कितनी है अपने पास, h है। u y एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये अपने पास क्या बन गया था, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो अपने को वैल्यू निकालनी है टी स्क्वेयर की, तो h इज इक्वल टू हो गया अपने पास जी टी स्क्वेयर बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इधर जाएगा तो मल्टी में 2h, और टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h बाई जी, और ये स्क्वेयर इसका क्या बन जाएगा इधर आके, स्क्वायर रूट, तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, कि यहाँ O से लेके A पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है, रूट ऑफ 2h बाई जी, h इज द हाइट, अगर अपने को हाइट पता चल जाए, g की वैल्यू तो अपने पास फिक्स होती है, 9.8 ले सकते हो, या अगर क्वेश्चन के अंदर बोला गया कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, तो आप 9.8 की बजाय 10 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो इस वे के अंदर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, ये फॉर्मूलाज याद रखते रहना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रूट ऑफ 2h बाई जी, ठीक है। आगे जितने भी आप फॉर्मूलाज ड्राइव करने वाले हैं सारे आपकी टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करना है तो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को समझते जाना, ठीक है, बड़ा इजी वे के अंदर करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, बेटे एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सारे कमेंट्स का सलूशन आपके सामने है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बेटे पूरी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की। आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं कमेंट रीड करता हूँ एक एक बच्चे का, और जितनी कोशिश करती है उसको सोल्व भी करता हूँ मैं, ठीक है। अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ मैं आपके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जो कैलकुलेट करना होता है अपने को, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस, समझ गए, एक्स एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कि बी से लेके ए तक इस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज वर्ड का मतलब ही यार क्या है, रेंज वर्ड का ही मतलब डिस्टेंस होता है। आप बोलते हो ना कि ये गन है, या एक मेरे पास तोप है, मेरे पास एक तोप है, इस तोप की रेंज कितनी है, तो मैं बोलता हूँ इस तोप की रेंज कहाँ तक है, कंधार तक जाती है ये, है ना, बलोचिस्तान को उड़ा देगी ये। तो इतनी बड़ी तोप है, इसकी रेंज कितनी है, मैं बोलता हूँ इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर तक मार करती है ये, है ना। तो वो क्या है, रेंज क्या चीज़ है, वो है उसका डिस्टेंस, कि वो कितनी दूर तक जाएगा। तो ये इसकी रेंज होगी हॉरिजॉन्टल के क्रॉस, है ना। तो ये होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, द डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, द टोटल डिस्टेंस covered by projectile along x-axis during time of flight टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर, जितना टाइम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर लगा, उस टाइम के अंदर उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो अपने को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टी टाइम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड कितनी थी, u थी। टाइम कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी मैंने जिक्र किया यहाँ पर, कितना टाइम लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अपने फॉर्मूला निकाला u इंटू टी, समझ गए। तो r इज इक्वल टू u इंटू टी की वैल्यू अपने पास कितनी है, √2h/g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का अपने पास फाइनली फॉर्मूला ड्राइव हो गया, r इज इक्वल टू u √2h/g। ये ध्यान रखना बेटे आप, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको बोलेगा कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आपको फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए u √2h/g, समझ गए। और लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का जो आपको अच्छे समझना है, फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस किया ट्रेजेक्ट्री निकालना, सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस किया टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, और फोर्थ पॉइंट अगर आपको किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी भी टाइम अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है उस प्रोजेक्टाइल की, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट यहां पर जो समझने वाला है वो ये कि एट एनी इंस्टेंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या मतलब, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन ने बोला था कि टी टाइम बाद वो इस पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो यहीं आप इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है। आपने थ्रो तो किया था यू वेलोसिटी के साथ, आफ्टर टाइम टी जब वो पी पॉइंट पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अपने को पता है कि जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन है, कि उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ वेलोसिटी होगी और उसकी वाई एक्सिस के अलोंग भी कुछ वेलोसिटी होगी। मान लो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा था, तो उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ वेलोसिटी होगी और उसकी वाई एक्सिस के अलोंग भी कुछ वेलोसिटी होगी, समझ गए ना, क्योंकि उसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है वो और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको अपन ने नाम दिया वी एक्स का, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू की, क्योंकि अपन ने अलोंग थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग की हाइट एच से, जिसे कितनी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, u वेलोसिटी के साथ, तो vx की वैल्यू कितनी होगी, u होगी, समझ गए। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी होगी, अब ये मत कह देना y एक्सिस के लिए सर आपने 0 ली थी। अब वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच चुका है, अपने को पता है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो उसकी y एक्सिस के अलोंग भी अब कुछ वेलोसिटी होगी, वो तो इनिशियल वेलोसिटी अपन ने 0 ली थी y एक्सिस के अलोंग। मूव करने के बाद इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
ठीक है। तो v की वैल्यू निकालनी है, वी वाई की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यही होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, v इज इक्वल टू वाई एक्सिस के लॉन्ग u प्लस जी टी, समझ गए। और वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 प्लस जी और t टाइम के अंदर, इसलिए मैंने यहां पर टाइम कितना लिया t। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जी टी। ये तो अपन निकाल दिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये निकाल दिया अपन ने वाई एक्सिस के लॉन्ग। और अपने को पता है यहां पर कि नेट वेलोसिटी जो होगी v, ये इस तरफ होगी, उसका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v वो इस तरफ होगी, समझ गए। नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ, कैसे निकालते थे रिजल्टेंट, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, समझ गए। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, यू स्क्वेयर, प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है, जी टी, तो ये बन गया जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो ये अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गई। तो इस पॉइंट के ऊपर अपने पी पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल दी, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब अगर आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है तो सपोज कर लेते हैं ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि जो वो प्रोजेक्टाइल था हॉरिजॉन की वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो कैसे निकालोगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। तो ये कहाँ लगेगा, टेन बीटा, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद होगा आपको, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, वी वाई, और बेस क्या है अपने पास, वी एक्स, समझ गए। वी वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, वी वाई की वैल्यू है अपने पास जी टी, और एक्स की वैल्यू क्या है, यू, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जी टी बाय यू, और बीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आ गई, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाय यू। तो फाइनली एंगल भी निकाल सकते हो आप कि कितने एंगल के साथ उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसका एंगल कितना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं एंड करने से पहले। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर उसका मोशन जो रहता है पैराबोलिक रहेगा तो इट मीन्स वो क्या रहेगा, ट्रेजेक्ट्री अगर उसकी पैराबोलिक होगी तो उसका जो मोशन है वो पैराबोलिक मोशन होगा। पैराबोला किसको बोला जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं उसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ट्रेजेक्ट्री निकाली, उसकी प्रूव किया कि उसका जो मोशन है वो पैराबोलिक है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की वाई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के थ्रू अपन ने प्रूव कर दिया कि उसका जो मोशन है वो पैराबोलिक है। फिर सेकंड अपन ने किया टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना। और थर्ड निकाली हॉरिजॉन्टल रेंज की एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो अपन ने निकाल दी u इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी। तो लास्ट में अपने पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगी, वाई के लॉन्ग भी होगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग उतनी होगी जो आपने थ्रो किया, यू होगी। वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जी टी। फिर अपन ने उसका रिजल्टेंट निकाल दिया, और रिजल्टेंट निकालने के बाद अगर आपको एंगल भी निकालना है वहाँ पर, तो एंगल के लिए आप किसका यूज़ करोगे, अगर ये एंगल बीटा बना रहा है तो यहाँ पर टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू जी टी और वी एक्स की वैल्यू यू। तो फाइनली बीटा इज इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स जी टी बाय यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना जो क्वेश्चन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं वेट करूंगा आपकी प्रॉब्लम की, क्योंकि जब भी करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर सामने आती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे सेकंड कॉन्सेप्ट, वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर आप बात करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।